जय हिंद दोस्तों। आज है डे 76 साइंस एंड हमारा टेक्नोलॉजी का। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। With reference to Indian satellite and their launchers, consider the following statement. All the ancient series of satellite were launched abroad. PSLV were used to launch IRS series of satellites. India used to indigenously build cryogenic engines for the first time for powering the third stage of GSLV. GSAT launched the year 2001 has payloads to demonstrate digital broadcast and internet services. ठीक है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? जो हमारा इनसेट श्रृंखला है वो उनके सभी उपग्रह जो है वो विदेश से प्रक्षेपित किए गए हैं। ठीक है, ये बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। जो हमारा इंडियन सैटेलाइट श्रृंखला है, ठीक है, वो मुख्यतः सारे जितने भी हमारे उपग्रह वो विदेश से भेजे गए हैं। उसके अलावा IRS जो श्रृंखला है, हमारी इंडियन रिमोट सेंसिंग जो श्रृंखला है, सैटेलाइट्स हैं, उन उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए हमने PSLV का उपयोग किया है। GSLV जो है वो 3 चरणीय है और तीसरे चरण में मुख्यतः पहला चरण ठोस है, उसके बाद हम बात करें मुख्यतः सॉलिड है, दूसरी अगर हम बात करें तो इसका लिक्विड या द्रव चरण है, और तीसरा चरण जो है वो क्रायोजेनिक चरण है, जिसमें शक्ति प्रदान करने के लिए स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया है। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। वर्ष 2001 में प्रक्षेपित GSAT में डिजिटल प्रसारण और इंटरनेट सेवाओं से प्रदर्शित करने के लिए पेलोड भेजे गए थे। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे चारों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन दिए हुए हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑलवेज लॉन्च फ्रॉम द अर्थ इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन। कृत्रिम उपग्रह को हमेशा पृथ्वी से पूर्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। बिल्कुल हमारा जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है कि जो हमेशा हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे सैटेलाइट्स हैं उनको जब पृथ्वी से प्रक्षेपित किया जाता है तो पूर्व दिशा में ईस्टवर्ड डायरेक्शन में भेजा जाता है। The earth rotates from the west to east and so the satellite attains the escape velocity। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इसलिए उपग्रह पलायन वेग प्राप्त कर लेता है। ठीक, तो यहाँ पर जो रीजन है वो एक्चुअली पे रीजन असर्शन से नहीं मिलता है, ना ही हमारा जो रीजन है वो एस्केप वेलोसिटी का है। मेनली उसकी जो गति है या स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कई बार, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। तो हमारा जो रीजन है वो तो अल्टीमेटली गलत हो जाएगा और ना ही असर्शन को क्या करेगा, वो एक्सप्लेन करता है। तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट फुल फ्लैश्ड मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट्स इन सितंबर 2002 मैक्सैट। ठीक है, भारत ने सितंबर 2002 में अपना पहला पूर्ण विकसित मौसम विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया था। उसके अलावा फॉर द फर्स्ट टाइम द स्पेस व्हीकल्स PSLV C4 कैरीड पेलोड्स ऑफ मोर देन 1000 kg इनटू जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। पहली बार अंतरिक्ष यान PSLV C4 ने 1000 किलोग्राम से अधिक का पेलोड भू समकालिक कक्षा में पहुंचाया। अगर इनकी बात करें तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमने क्या किया था, वही भारत सितंबर 2002 में मैक्सेट लॉन्च किया था। ठीक है, और उसके अलावा हमने C4 का यूज किया था, PSLV C4, जिसमें हमने 1000 किलोग्राम से भी अधिक पेलोड भू समकालिक कक्षा में पहुंचाया था। इससे हम क्या देखते हैं, PSLV का विकास बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। NASA's Deep Impact Space Mission was employed to take detailed picture of which comet nucleus। ठीक है, मुख्यतः जो नासा के द्वारा डीप इंपैक्ट अंतरिक्ष मिशन भेजा गया था वो किस धूमकेतु के लिए भेजा गया था? तो मेनली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये टेम्पल 1 जो कॉमेट था उसके लिए भेजा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, टेम्पल 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन से हमारे जो पेयर्स हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं? कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर सैटेलाइट प्रोग्राम, फाल्कन अंडर सी केबल सिस्टम, डिस्कवरी स्पेस शटल, एटलांटिस स्पेस स्टेशन। जो मुख्यतः क्या, जो कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर है वो सैटेलाइट प्रोग्राम है। उसके अलावा फाल्कन जो है वो अंडर सी, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, डिस्कवरी स्पेस शटल और एटलांटिस हमारा स्पेस स्टेशन। जो एटलांटिस है वो भी आपका एक प्रकार का स्पेस शटल ही है, तो जो करेक्टली मैच नहीं है वो हमारा एटलांटिस हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेलेन 1 दिस लूनार ऑर्बिटर मिशन बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो सेलेन 1 है वो किसका हमारा क्या है, मिशन है, ऑर्बिटर मिशन है, चंद्र मिशन है। तो मुख्यतः ये जापान का है। ठीक है, तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ISRO successfully conducted a rocket test using cryogenic engines in the year 2007। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन को किया था इन्होंने क्या इसरो ने वर्ष 2007 में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करके सफलतापूर्वक रॉकेट परीक्षण किया था। इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया टेस्ट स्टैंड कहां स्थित है? ठीक है, तो अगर हम बात करें जो टेस्ट स्टैंड है वो मुख्यतः कहां पर है, महेंद्रगिरी में रहा है। ठीक है, तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महेंद्रगिरी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें से कौन सा स्पेस क्राफ्ट है
अपोफिस, कैसिनी, स्पिट्जर और टेक्सार की हम बात करते हैं तो मुख्यतः जो स्पेस क्राफ्ट के रूप में देखा जाता है वो हमारा कैसिनी है। ठीक है, हमने जो कैसिनी है वो मुख्यतः सनी और सनी के जो मून्स हैं उनकी संरचनाओं और उनको समझने के लिए हमने ये स्पेस क्राफ्ट भेजा था। ठीक है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूएस स्पेस एजेंसी थेमिस मिशन, ठीक, जो रिसेंटली न्यूज में रहा वो किससे संबंधित है, हाल ही में जो चर्चा में रहा है। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ टू स्टडी द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन मार्स, टू स्टडी द सैटेलाइट्स ऑफ सैटर्न, टू स्टडी द कलरफुल डिस्प्ले ऑफ हाई लैटिट्यूड स्काईज, टू बिल्ड अ स्पेस लैबोरेटरी टू स्टडी द स्टेलर एक्सप्लोजन। ठीक है, तो मुख्यतः अगर हम देखें तो ये किससे संबंधित था, जो हमारे उच्च अक्षांश में जो मैग्नेटिक वेव्स हमारी चल रही है उसके कारण क्या होता है, आकाश में रंगीन प्रदर्शन होने लग जाता है। तो उसके अध्ययन करने के लिए, उसके स्टडी के लिए क्या किया गया था, हमारा ये थेमिस मिशन लाया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भुवन, ठीक है, भुवन किससे संबंधित है, अ मिनी सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो फॉर प्रमोटिंग द डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया, द नेम गिवन टू द नेक्स्ट मून इंपैक्ट प्रोब फॉर चंद्रयान 2, the geo portal of ISRO with 3D imaging capabilities of India, a space telescope developed by India। तो मुख्यतः जो हमारा भुवन है वो एक प्रकार का जियो पोर्टल है जो इसरो द्वारा लाया गया था। ठीक है, 3D इमेजिंग कैपेबिलिटीज के लिए, 3D इमेजिंग क्षमताओं के साथ इसरो का एक प्रकार का जियो पोर्टल है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सैटेलाइट ओशनसैट 2 लॉन्च्ड बाय इंडिया हेल्प्स इन, ठीक है, मुख्यतः जो ओशनसैट छोड़ा गया है, एस्टिमेटिंग दी वाटर वेपर कंटेंट इन दी एटमॉस्फेयर, बिल्कुल यहाँ पर ये जो आंसर हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुख्यतः जो वाटर वेपर कंटेंट है एटमॉस्फेयर में उसके लिए, ठीक है, उनका अनुमान लगाने के लिए। प्रेडिक्टिंग दी ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून की शुरुआत की भविष्यवाणी करने के लिए। मॉनिटरिंग दी पॉल्यूशन ऑफ कोस्टल वाटर्स, मुख्यतः ओशन सेट या ओशियन सेट की बात करते हैं तो मुख्यतः ओशियन के आसपास या उनके वाटर वेपर कंटेंट या एटमॉस्फेयर के वाटर वेपर कंटेंट्स के लिए और मानसून के बारे में जानकारी के लिए। ठीक है, यह हमने लॉन्च किया था। तो इसके जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही है, यहाँ पर पूछा गया है करेक्ट कौन से हैं, तो तीनों ही करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Consider the following statement about the solar power production. Photovoltaics is a technology that generates electricity by direct conversion of light into electricity, while solar thermal is a technology that utilizes the sun rays to generate heat, which is further used in electricity generation process। ठीक है, फोटोवोल्टेक जो एक ऐसी तकनीक है जो प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करके बिजली उत्पन्न करती है। फोटोवोल्टेक में वही सन रेज जो पड़ती हैं उससे डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जबकि जो सोलर थर्मल है वो एक ऐसी तकनीक है जो सूर्य की किरणों का उपयोग करके गर्मी उत्पन्न करता है और उसके बाद उससे बिजली उत्पन्न की जाती है। तो बिल्कुल हमारा यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फोटोवोल्टेक जनरेट्स अल्टरनेटिंग करंट व्हाइल सोलर थर्मल जनरेट्स डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो जो हमारे फोटोवोल्टेइक जनरेशन है तो वहां पर हमें बैटरी वगैरह लगाना पड़ता है, तो वो एक प्रकार का डीसी करंट होता है। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा नहीं होती है, एक प्रकार से डायरेक्ट करंट होता है। इंडिया हैज मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर द सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी बट नॉट फॉर द फोटोवोल्टेइक्स। ठीक है, जो हमारा भारत में है सोलर थर्मल तकनीक के लिए भी निर्माण आधार है, लेकिन फोटोवोल्टेइक के लिए आज के टाइम पर हम रूफ टॉप वगैरह यूज कर रहे हैं, उसमें हम फोटोवोल्टेइक सेल्स का यूज कर रहे हैं, फोटोवोल्टेइक पैनल्स का यूज कर रहे हैं। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर पूछा गया है कौन से करेक्ट है, तो नॉर्मली एक ही करेक्ट है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैसिनी हाइगन्स, ठीक, ऑर्बिटिंग द वीनस एंड ट्रांसमिटिंग डाटा टू द अर्थ। कैसिनी जो ह्यूजेंस है वो शुक्र की परिक्रमा करना और पृथ्वी पर डेटा संचारित करना। हमने देखा था कैसिनी जो है वो सैटर्न से संबंधित है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, जो पहला मैच है वो क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, मैसेंजर मैपिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग द मरकरी। नेक्स्ट, वॉयगर 1 and 2 एक्सप्लोरिंग द आउटर सोलर सिस्टम, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द एक्सप्लोरिंग मतलब बाहरी सौर मंडल की खोज करना। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो कैसिनी है वो शुक्र के लिए नहीं है, शनि के लिए, शनि की परिक्रमा करना और उसके आसपास जो हमारा मून है उसके जो चंद्रमा है उनके बारे में जानकारी देना था। तो हमारा फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, जबकि सेकंड और थर्ड हमारे सही है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल ठीक 2 और 3, ओनली 2 and 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एस्ट्रोसेट की बात हो रही है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च बाय द इंडिया। ठीक है, उसको लेकर स्टेटमेंट है, अदर देन यूएसए एंड रशिया, इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव लॉन्च्ड अ सिमिलर ऑब्जर्वेटरी इनटू स्पेस। तो इंडिया एक ओनली कंट्री नहीं है यूएसए और रशिया को छोड़कर, इसके अलावा चाइना का भी क्या है, एक ऑब्जर्वेटरी है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। तो हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। एस्ट्रोसेट इज अ 2000 kg सैटेलाइट प्लेस्ड इन एन ऑर्बिट एट 1650 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। एस्ट्रोसेट की अगर हम बात करें तो जो इसका वजन अगर हम देखते हैं तो लगभग 2000 नहीं है, ये लगभग 1515 किलोमीटर के आसपास का इसका वजन है। उसके अलावा 1650 नहीं, इसे 650 किलोमीटर के आसपास की ऑर्बिट पे भेजा गया है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर बताना है तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, नाइदर वन नॉर
2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मंगलयान इज ऑल्सो कॉल्ड द मार्स ऑर्बिटल मिशन, बिल्कुल मॉम इसे बोला जाता है, MOM के नाम से जानते हैं, मॉम मिशन हो गया, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है मेड इंडिया द सेकंड कंट्री टू हैव अ स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स आफ्टर यूएसए की बात कर रहा है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, इंडिया के अलावा यूएसए के अलावा और भी पहले क्या किए जा चुके हैं, रूस द्वारा, ठीक, क्या भेजे जा चुके हैं, यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके हैं। Made India the only country to be successful in making its spacecraft orbit the Mars in its very first attempt। ठीक है, आपने मंगलयान मूवी देखी होगी कि दुनिया को बता दो कि हमने करके दिखाया और हमने पहली बार में ही कर दिखाया, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। पूछे क्या गए हैं कि कौन से करेक्ट है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर एक मेरा आपसे सवाल है कि ये कब लॉन्च किया गया था, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए कि जो हमारा मंगलयान मिशन है, ठीक है, उसे कब लॉन्च किया गया था, उसकी ईयर को आप कमेंट करिए। चलिए आगे भी देखते हैं क्वेश्चन। प्रोजेक्ट लून समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सोलर पावर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, अपशिष्ट प्रबंधन, वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा उत्पादन और जन संरक्षण प्रौद्योगिकी। मुख्यतः अगर हम बात करें जो हमारा प्रोजेक्ट लून था वही गुब्बारे की मदद से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना था, तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए ये मुख्यतः गूगल का प्रोजेक्ट लून था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल, ठीक है, इवेंट हॉरिजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल आर समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ observation and understanding of the universe, study of the solar and lunar eclipses, placing satellite in the orbit of the earth, origin and evolution of living organism on the earth। ठीक है, ब्रह्मांड का अवलोकन और समझ, सूर्य और चंद्र ग्रहण का अध्ययन, पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों को स्थापित करना है, पृथ्वी पर जीवित जीवों को उत्पत्ति करना। तो मुख्यतः जो हमारे इवेंट होराइजन है, सिंगुलैरिटी है, स्ट्रिंग थ्योरी है, स्टैंडर्ड मॉडल है, वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है, हमारे कुछ सैटेलाइट और कुछ मिशन है जो कि ब्रह्मांड और के अवलोकन और समस्या ऑब्जर्वेशन करना है, किसका, हमें यूनिवर्स का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। IRNSS हैज 3 सैटेलाइट इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट एंड 4 सैटेलाइट इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। बिल्कुल ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर टोटल 7 सैटेलाइट है, जिसमें से 3 सैटेलाइट जो है उन्हें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखा गया है, जबकि जो हमारे 4 सैटेलाइट है उन्हें GSO ऑर्बिट में रखा गया है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखा गया है। उसके अलावा हम बात करते हैं IRNSS कवर्स एंटायर इंडिया इन अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर। ये 5500 नहीं करता है, ठीक है, लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास तक इसकी रेंज है। इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विल फुल ग्लोबल कवरेज बाय द मिडल ऑफ 2019। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं 2019 की बात कर रहा है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी 2024, तो अभी भी सैटेलाइट साथ ही है, तो हम लगभग ग्लोबल कवरेज नहीं है, जीपीएस जैसा सिस्टम नहीं है, रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा, जबकि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो कौन से करेक्ट है, तो यहाँ पर एक ही करेक्ट है, ओनली वन, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। India's satellite launch vehicles consider the following statement. PSLV launched the satellite useful for Earth resource monitoring, whereas GSLV are designed mainly to launch कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो मेनली जो PSLV है उसका उपयोग काहे में किया जाता है, संसाधनों की निगरानी के लिए जो उपयोगी उपग्रह हैं, जैसे रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, उनको प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है, जबकि GSLV को मुख्य रूप से संचार उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल, संचार उपग्रहों के लिए ज्यादा दूर उपग्रहों को भेजना पड़ता है, तो GSLV उनके लिए उपयोग किया जाता है, जबकि हमारा जो PSLV और रिमोट सेंसिंग जो पास में हमारी लो अर्थ ऑर्बिट है, लियो ऑर्बिट में भेजने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। सैटेलाइट लॉन्च बाय PSLV अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड इन द सेम पोजीशन इन द स्काई एज व्यूड फ्रॉम द पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, तो जो PSLV द्वारा किया जाता है ये ज्यादा दूर नहीं किए जाते हैं, लियो ऑर्बिट में किए जाते हैं, ठीक है, 2000 किलोमीटर तक में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं परमानेंटली फिक्स, जो हमारी पोजीशन दिखाई देती है वो मुख्यतः कहां पर दिखाई देती है, 36,000 किलोमीटर पर दिखाई देती है, 3600 किलोमीटर पर दिखाई देती है लगभग। ठीक है, अगर हम बात भी करें एग्जैक्टली तो 35784 के आसपास लगभग यह मुझे डाटा मिलता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये PSLV इस प्रकार के सैटेलाइट को लॉन्च नहीं करता है। हमारा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। GSLV MK3 इज अ 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल। हमने अभी देखा था जो GSLV है MK3 वो 4 स्टेज नहीं है, 3 स्टेज ही है। ठीक है, तो इसके आगे पहले ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज यूजिंग सॉलिड रॉकेट मोटर, सेकंड एंड फोर्थ स्टेजेस यूजिंग लिक्विड। तो यहाँ पर जो 3 स्टेज है तो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा, एक ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द मेजरमेंट estimation of which of the following are satellite image remote sensing data used।
chlorophyll content in the vegetation of a specific location, greenhouse gas emission from rice paddies of a specific location, लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, किसी विशिष्ट स्थान की वनस्पति क्लोरोफिल के बारे में की मात्रा के बारे में जानकारी दे सकता है दूर संवेदी डेटा, किसी विशिष्ट स्थान के चावल के खेतों में ग्रीन हाउस गैस जो मीथेन गैस निकलती है इनसे उसके बारे में जानकारी दे सकता है, किसी विशिष्ट स्थान की भूमि की सतह का तापमान के बारे में भी चर्चा ये कर सकता है। तो बिल्कुल ये तीनों ही दूर संवेदी डेटा के रूप में देखे जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कौन से सही उत्तर है, तो रिमोट सेंसिंग में ये हमें तीनों ही डाटा प्राप्त होते हैं इनसे संबंधित, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The experiment will employ a trio of spacecraft flying in the formation in the shape of equilateral triangle that has sides 1 million kilometers long with laser shining between the craft. ठीक है, the experiment in the question refers to, मुख्यतः इस प्रयोग में समबाहु त्रिभुज के आकार में उड़ान भरने वाले अंतरिक्ष यान की तिकड़ी का उपयोग किया जाएगा जिसकी भुजाएं 1 मिलियन किलोमीटर लंबी होंगी और यान के बीच लेजर चमकेंगे। ठीक है, तो मुख्यतः इसमें किसका बात की जा रही है? ठीक है, तो ये एक प्रकार का हमारा लीसा जो है वो एक प्रकार का मिशन है, इवॉल्व मिशन है। ठीक है, तो मुख्यतः जो इसका आंसर हो जाएगा लीसा, देखो यहाँ पर हमें लीसा पाथफाइंडर मिलता है, मुख्यतः ये जो है हमारा मिशन है वो इवॉल्व लीसा से संबंधित है, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। In November 2006, DRDO successfully conducted the interception test using Prithvi second missile. Prithvi second is a surface-to-surface missile and can be deployed to guard the metros against air attacks. नवंबर 2006 में डीआरडीओ ने पृथ्वी 2 मिसाइल का उपयोग करके सफलतापूर्वक अवरोधन का परीक्षण किया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पृथ्वी 2 सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और इसे हवाई हमलों में महानगरों की रक्षा करने के लिए भी तैनात किया जा सकता है। हमारे दोनों ही बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। पृथ्वी का जो उपयोग है वो सतह से सतह पर मार करने वाली है, हवाई हमलों में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा हम ये देखते हैं कि 2006 में डीआरडीओ ने इसका क्या किया था, सफलतापूर्वक अवरोधन और इसका परीक्षण किया था। दोनों स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर पूछा गया है कौन से सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो बोथ 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द गैलीलियो प्रोजेक्ट? ठीक है, मुख्यतः गैलीलियो प्रोजेक्ट की बात करें तो ये क्या है, यूरोपियन जो यूनियन है उसका एक प्रकार से नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं एन इंटर कंट्री प्रोग्राम ऑफ मिसाइल शील्ड, मिसाइल शील्ड से संबंधित नहीं है। अ प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाय इंडिया विद असिस्टेंस ऑफ कनाडा, an environment protection project being developed by Japan and a multi satellite navigation project being developed by the European Union। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, किसका, जैसे जीपीएस सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है किसका, यूएसए का, अमेरिका का। उसी प्रकार से जो हमारा गैलीलियो है वो किसका है हमारा। ठीक है, ऐसे ही रशिया की हम बात करते हैं तो उसका ग्लोनास है, और हमारा खुद का भारत का रीजनल जो सिस्टम है वो आपको आईआरएनएसएस के रूप में दिखाई देता है, जिसकी हमने पहले बात की थी, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसमें 7 सैटेलाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ठीक, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड इंडिया बाय द बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम? में से किसने, भारत ने बराक एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदी? तो मुख्यतः जो हमारा बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो किससे संबंधित है, इजराइल से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्रुव क्या है? ठीक है, ध्रुव इंडियन डिफेंस में एयरक्राफ्ट कैरिंग वॉरशिप है, मिसाइल कैरिंग सबमरीन है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो मुख्य रूप से भारतीय रक्षा में देखें तो ध्रुव एक प्रकार का उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ सौर मिसाइल फ्लाइज विद द स्पीड ऑफ मोर देन 8 मैक। सौर मिसाइल 8 मैक से अधिक की गति से उड़ती है। 8 मैक नहीं है, लगभग 7.5 मैक या उससे कम ही इसकी क्या है, क्षमता है, इसकी जो गति है। ठीक है, तो लगभग 7.5 मैक तक है। द रेंज ऑफ सौर मिसाइल इज मोर देन 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर इसकी रेंज नहीं है, लगभग हम देखें तो 700 से 1000 किलोमीटर तक की इसकी हमें रेंज दिखाई देती है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, तो जिसका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 और नॉट 2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आईएनएस सिंधु घोष इज एन एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएनएस विराट इज अ सबमरीन। ठीक है, जो आईएनएस सिंधु घोष है वो क्या है, विमान वाहक बोट है, और आईएनएस विराट सबमरीन है। यहाँ पर चीजें उल्टी दी हुई है। आईएनएस सिंधु घोष जो है वो हमारी सबमरीन है, पनडुब्बी है, जबकि जो आईएनएस विराट है वो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है। ऐसे में दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉट 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अग्नि 4 मिसाइल की बात चल रही है। इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, इट इज फ्यूल्ड बाय अ लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, it can deliver 1 ton nuclear warheads about 7500 किलोमीटर अवे। ठीक, मुख्य रूप से यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इससे केवल तरल प्रोडक्ट द्वारा ईंधन दिया जाता है। यह लगभग 7500 किलोमीटर दूर तक 1 टन के परमाणु पर हथियार पहुंचा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो ये सिर्फ तरल प्रोडक्ट से नहीं चलती है, लिक्विड प्रोपेलेंट से नहीं चलती है, सॉलिड प्रोपेलेंट का भी इनमें यूज किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। 7500 किलोमीटर की रेंज जो है वो इंटरकंटिनेंटल हो जाएगी, जबकि जो हमारा अग्नि 4 मिसाइल है वो आप देखो तो भारत और चीन लगभग नीचे कवर हो जाता है, जबकि हिंद महासागर का क्षेत्र कवर होता है। अगर हमारा यहाँ पर भारत की हम बात करते हैं तो लगभग भारतीय क्षेत्र की हम बात करें
तो उसके अलावा हमारा चीन लगभग लगभग कवर हो जाता है, ठीक है। तो लगभग 4000 से 5000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, तो हमारे दो स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। हमारा पहला स्टेटमेंट है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, तो ये बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो फर्स्ट होगा, एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल भी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, कौन से आंसर सही है, ठीक है, तो केवल ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द टर्म इंडार्क, इंडिया आर्क, ठीक है, कभी कभी समाचारों में रहने वाला इंडार्क किसका नाम है? एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड राडार सिस्टम इंडक्टेड इनटू इंडियन डिफेंस, India's satellites to provide service to the countries of Indian Ocean Rim, a scientific establishment set up by the India in Antarctic region, India's underwater observatory to scientifically study the Arctic region। स्वदेशी रूप से विकसित जो हमारे क्या है राडार प्रणाली है, उसके अलावा हिंद महासागर रिम के देशों में सेवाएं प्रदान करने वाला भारत का उपग्रह, अंटार्कटिक क्षेत्र में भारत द्वारा स्थापित एक वैज्ञानिक प्रतिष्ठान या आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए भारत की पानी के नीचे की एक वेधशाला है। तो मुख्यतः एक प्रकार की ऐसी लेबोरेटरी है जो किसके नीचे है, हमारी आर्कटिक सागर में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्कटिक रीजन में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन आईएनएस अस्त्रधारिणी, ठीक है, जो खबरों में रही है वो किससे संबंधित है? एम्फीबियस वॉरफेयर शिप, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट, ठीक। तो मुख्यतः हम यहाँ पर बात करें तो ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का टॉर्पीडो प्रक्षेपण और पुनर्प्राप्ति पोत है, जहां पर वो टॉर्पीडो को छोड़ने के बाद जो उसकी वेसल होती है उसको वापस से रिकवर कर लेती है। तो जिसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड, ठीक है। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये एक प्रकार की राडार प्रणाली अगर हम देखते हैं या फिर एंटी मिसाइल सिस्टम देखते हैं, ये मुख्यतः हमें अमेरिका का एंटी मिसाइल सिस्टम दिखाई देता है, उनका एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिखाई देता है, ठीक है। तो जो इसका आंसर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, एक इजरायली, भारत का, अमेरिका एंटी मिसाइल, जापान दक्षिण, तो मुख्यतः अमेरिकन एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एडवांस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज यूज्ड फॉर, ठीक है। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक की हम बात करते हैं तो एक प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक अगर अंडाणु में, ठीक है, किसी माता का जो हमारे क्या है ओवरी है, उसमें क्या है जो ओव्यूल है, अंडाणु है, उसमें क्या किसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया में समस्या है, तो ऐसे में उसको क्या कर जाता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा क्या होता है फर्टिलाइज जो हमारा एग होता है उसके न्यूक्लियस को निकालकर ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसीलिए इसे प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर बोला जाता है, ठीक है। तो मुख्यतः क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को हटाने के लिए, संतानों में माइटोकॉन्ड्रियल रोगों को रोकथाम करने के लिए इसका उपयोग यूज किया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Indira Gandhi Center for Atomic Research makes significant progress in the year 2005, reprocessing the uranium-plutonium mixed carbide fuel of the fast breeder test reactor, new applications of radioisotope in metallurgy, a new technology for production of heavy water, a new technology for high-level nuclear waste management, ठीक। मुख्यतः अगर हम यहाँ पर बात करें फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की यूरेनियम और प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संस्करण है, धातु विज्ञान में रेडियो आइसोटोप के नए उपयोग है, भारी पानी के उत्पादन के लिए एक नई तकनीक है, उच्च स्तरीय परमाणु अवशेष प्रबंधन के लिए एक नई तकनीक है। तो मुख्यतः ये किससे संबंधित है, हमारे यूरेनियम और प्लूटोनियम के मिश्रित कार्बाइड का जो पुनर्संस्करण है उसके लिए फास्टर ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ITER इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ठीक है, प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? यहां पर अगर अपन देखते हैं, ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तरी स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, पूर्वी जर्मनी या दक्षिणी इटली से, तो मुख्य रूप से ये किससे संबंधित है, हमारे साउदर्न फ्रांस से संबंधित है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका, ये जो लोकेशन है हमारी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर की दिखाई देती है, वो कहां से संबंधित है, हमारे साउदर्न फ्रांस से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2008 कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इन विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स वर एक्सेलरेटेड टू नियर बाय द स्पीड ऑफ लाइट, वर्ष 2008 में निम्नलिखित में से किसने एक जटिल वैज्ञानिक प्रयोग किया जिसमें उप परमाणु कणों को लगभग प्रकाश की गति तक त्वरित किया गया? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुख्यतः यहाँ पर ये जो हमारी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर रिसर्च को लेकर, उन्होंने इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए थे, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Rapidly growing energy demand, some opine that India should pursue research and development on thorium as the future of fuel of nuclear energy. In this context, what advantage does thorium hold over uranium? Thorium is a far more abundant in nature than uranium. On the basis of per unit mass of mined mineral, thorium can generate more energy compared to the natural uranium. थोरियम प्रोड्यूसेस लेस हार्मफुल वेस्ट कंपेयर टू द यूरेनियम। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, जो हमारा थोरियम है वो ज्यादा मिलता है, ठीक है, यूरेनियम की तुलना में, बिल्कुल उसकी मात्रा ज्यादा है। ऑन द
में अगर हम बात करें पर यूनिट मास पर, ठीक है, उसके जो वेट है उस पर बात करें, द्रव्यमान पर, तो यूरेनियम की तुलना में क्या होता है, जो थोरियम है वो अधिक ऊर्जा हमें देता है, ठीक है, बिल्कुल ये सही है। और जो यूरेनियम अगर हम देखते हैं तो जिससे अपशिष्ट बनता है, जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो भी क्या होता है, हार्मफुल वेस्ट, वो कम बनता है या कम हानिकारक होता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है, तो जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ठीक है, सक्सीड्स, व्हाट इज द इमीडिएट एडवांटेज फॉर इंडिया। जो भारत अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, यदि यह प्रयोग सफल होता है तो भारत को तत्काल क्या लाभ होगा। इट कैन यूज थोरियम इन प्लेस ऑफ यूरेनियम फॉर पावर जनरेशन, यह बिजली उत्पादन के लिए यूरेनियम के स्थान पर थोरियम का उपयोग कर सकता है। इट कैन अटेन अ ग्लोबल रोल इन सैटेलाइट नेविगेशन, या उपग्रह नेविगेशन में वैश्विक भूमिका प्राप्त कर लेगा, या बिजली के उत्पादन में अपने विखंडन रिएक्टरों की दक्षता में भारी सुधार कर सकता है। इट कैन ड्रास्टिकली इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूजन रिएक्टर्स इन पावर जनरेशन। इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर फॉर पावर जनरेशन, यह बिजली उत्पादन करने के लिए संलयन रिएक्टर, अभी हम विखंडन रिएक्टरों का उपयोग करते हैं, आगे चलकर हम संलयन रिएक्टर बना सकेंगे, तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। IAEA safeguards while other are not. Some use uranium and others use thorium. Some use imported uranium and others use domestic supply. Some are operated by foreign enterprises and other are operated by domestic enterprises. Some are state owned and others are प्राइवेटली ओन्ड, ठीक है। भारत के जो कुछ परमाणु रिएक्टरों को IAEA सुरक्षा उपायों के अंतर्गत क्यों रखा जाता है, ठीक है, तो इसका मुख्य रूप से अगर हम कारण देखते हैं तो क्या हो जाता है, जो कुछ आयातित यूरेनियम का उपयोग करते हैं और कुछ जो क्या करते हैं अन्य घरेलू आपूर्ति का उपयोग करते हैं, तो जिसका आंसर मेरे लिए हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। More likely to see which of the following professionals are more likely to run the risk of permanent change in their cells DNA, ठीक है, मुख्यतः जो निम्न कुछ पेशेवर हैं उनकी जो कोशिका है उसके डीएनए में स्थायी परिवर्तन का जोखिम अधिक होने की संभावना कहां पर होती है। रिसर्चर्स यूजिंग कार्बन 14 आइसोटोप, तो जो भी रिसर्चर्स होते हैं, जो शोधकर्ता होते हैं, जो कार्बन 14 आइसोटोप पर उपयोग करते हैं, ठीक है, तो उन पर ये डीएनए के स्थायी परिवर्तन का जोखिम बना रहता है। एक्सरे तकनीशियन, जो एक्सरे टेक्नीशियन होते हैं उनके भी डीएनए में चेंजेस आ सकते हैं। कोयला खनिक, कोयला जो माइनर होते हैं, कोयला माइनर में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डायर और पेंटर, रंग और चित्रकार, तो अगर हम बात करें तो जो हमारे डायर और पेंटर्स होते हैं उन पर भी ये प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उनके डीएनए में परमानेंट चेंजेस आ सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 to 4 हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2 एंड 4, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following techniques can be used to establish the paternity of a child, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पितृत्व के पहचान के लिए, तो पितृत्व के पहचान के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है, आप सभी जानते होंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असोसिएशन रीजन दिया हुआ है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक कॉटन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द इंसर्टिंग बीटी जीन, कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक कपास का उत्पादन बीटी जीन डालकर किया जाता है, ठीक है। तो बीटी जीन का डाल नहीं किया जाता, बीटी जो है वो जीवाणु है बैसिलस thuringiensis, और उससे cry1AC जो है उन्हें क्या किया जाता है, उन जीनों को डालकर इसमें इंसर्ट किया जाता है और इसमें इंसेक्ट रेजिस्टेंस लाया जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, और अगर इनकरेक्ट हो जाता है पहला स्टेटमेंट तो सीधा सीधा हम देखते हैं क्या, अगर यहाँ पर ऑप्शन सी बात करें तो ए असत्य है, ठीक है। तो बाकी का 3 में देखोगे तो ए सत्य ही चल रहा होता है, जबकि लास्ट ऑप्शन में ही हमेशा डी क्या होता है। तो जब भी आपको अगर ऐसा लगता है कि असर्सेशन गलत है तो आगे आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। सीधा सीधा हमें क्या बोल देना चाहिए, तो जो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जहां पर ए जो है वो असत्य होता है, वो फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आप असर्सेशन या रीजन लगाते हो और आपका असर्सेशन या कथन गलत है तो इसका हमेशा सीधा जो एक आंसर हो जाता है वो क्या, आपको रीजन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑप्शन डी इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असर्सेशन, डॉली वाज द फर्स्ट क्लोन मैमल, डॉली वाज प्रोड्यूस्ड बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो डॉली है वो पहला क्लोन किया गया स्तनपायी था, डॉली का उत्पादन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो जो डॉली है वो सही है, बिल्कुल हमारा फर्स्ट क्लोन मैमल था, ठीक है। उसके पहले हमने क्या किया था, मैमल को अगर हम हटा दें तो हमने एक मेढक का क्या किया था, फ्रॉग का क्या किया था, क्लोन बनाया था, ठीक है। उसके बाद अगर मैमल के रूप में देखते हैं तो फर्स्ट क्लोन हम मैमल में डॉली को ही देखते हैं, जो एक प्रकार की शिप थी, ठीक है। डॉली वाज प्रोड्यूस्ड बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग किया गया था, आईवीएफ का उपयोग किया गया था। तो बिल्कुल ये जो हमारे दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, फर्स्ट क्लोन भी था और इसमें हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का यूज किया था। हाँ,
यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पष्टीकरण भी देता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैज बिकम अ पावरफुल टूल टू एस्टैब्लिश पैटर्निटी एंड आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स इन रेप एंड असॉल्ट केसेस। बिल्कुल, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसके माध्यम से आज के टाइम पर जो एक प्रकार का ये पावरफुल टूल बन चुका है, किसके लिए? अपराधियों का पहचान करने के लिए, अपराधित्व की पहचान करने के लिए। तो हमारा असोसिएशन बिल्कुल करेक्ट है, कथन सही है। ट्रेस एविडेंसेस सच एज हेयर, सलाइवा एंड ड्राइड सीमेन आर एडिक्वेट फॉर डीएनए एनालिसिस। डीएनए विश्लेषण करने के लिए बाल का, लार का या सूखे वीर जैसे ट्रेस का उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है और बिल्कुल जो रीजन है वो करेक्ट क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन प्लांट्स हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड बाय इंसर्टिंग अ जीन फ्रॉम, ठीक है, मुख्यतः जो कीट प्रतिरोधी कपास के पौधों को बनाया जाता है। बीटी कॉटन तो हमने बात की थी। बैसिलस थुरिनजेनेसिस है, एक प्रकार का जीवाणु है, बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एंड न्यू बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, हाइब्रिडोमा जो प्रौद्योगिकी थी वो किससे संबंधित थी? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मुख्यतः एक प्रकार के मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बनाने के लिए किया गया था, जहां पे एक ऐसी एंटीबॉडीज है जो खुद भी अपने क्लोन बना सकती है और ज्यादा तेजी से काम कर सकती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी Monsanto has produced an insect resistant cotton variety that is undergoing field trials in the India. A toxic gene for which one of the following bacteria has been transferred in this transgenic cotton। तो हमने बीटी कॉटन की बात की थी, ठीक है, यहाँ पर बीटी जो है वो बैसिलस थोरिनजेनेसिस को दर्शाता है। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थोरिनजेनेसिस टी, बीटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैसिलस थोरिनजेनेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेम सेल अनुसंधान की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है, उसको लेकर स्टेटमेंट है, द ओनली सोर्स ऑफ ह्यूमन स्टेम सेल आर द एम्ब्रायो एट ब्लास्टोसिस स्टेज। ठीक है, तो ह्यूमन स्टेम सेल का जो सोर्स है वो हमारे एम्ब्रियो का ब्लास्टोसिस स्टेज होता है, लेकिन उसके बाद भी जब ये एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, उसके अलावा हम प्लेसेंटा वगैरह में भी स्टेम सेल देख सकते हैं। तो ये सिर्फ एक सोर्स नहीं है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। पहला, द स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव्ड विदाउट कैसनिंग डिस्ट्रक्शन टू ब्लास्टोसिस। स्टेम कोशिकाओं को ब्लास्टोसिस को नष्ट किए बिना भी प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, इसमें हम देखते हैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं। तो ऐसे में हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टेम सेल कैन रीजनरेट देमसेल्व्स इन विट्रो वर्चुअली फॉरएवर। स्टेम कोशिकाओं को खुद इन विट्रो में लगभग हमेशा के लिए पुनर्जीवित कर सकती है। बिल्कुल, स्टेम सेल जो है वो अपनी कोशिकाओं को और ज्यादा बना सकती है। तो यहाँ पर हम ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। इंडियन रिसर्च सेंटर आल्सो क्रिएटेड अ फ्यू लाइंस व्हिच कैन बी डेवलप्ड इनटू मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाएं भी बनाई है जिन्हें कई प्रकार के उत्तकों में विकसित किया जा सकता है। बिल्कुल, हमारा थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉक्टर वी मोहन रेड्डी, एन इंडियन बॉर्न डॉक्टर वर्किंग इन यूएसए ड्यूरिंग फरवरी 2005, उनको लेकर लैंडमार्क परफॉर्मेंस क्या रही है? रिसर्च ऑन ह्यूमन स्टेम सेल विच लाइकली टू रेवोल्यूशनाइज ट्रीटमेंट फॉर डेडली डिजीज लाइक कैंसर, सक्सेसफुल ओपन हार्ट प्रोसीजर कॉल्ड arterial switch performed an infant, research of genetic engineering which can help in treatment of deadly disease like AIDS, successful brain surgery to revive the function of nearly dead brain of premature born infant। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो मुख्य रूप से इन्होंने एक शिशु पर धमनी स्विच नामक सफल ओपन हार्ट प्रक्रिया की थी, मुख्यतः एक प्रकार से आर्टेरियल स्विच परफॉर्म किया था इन्फेंट पर। ठीक है, तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मेनली स्टैटिक क्वेश्चन है तो यहाँ पर सीधे सीधे हम बात करते हैं जो उन्होंने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एलिसा टेस्ट एचआईवी से संबंधित है, मुख्यतः इम्यूनोसॉर्बेंट है एक प्रकार का। ठीक है, तो यहाँ पर इम्यूनोसॉर्बेंट की बात करते हैं तो एलिसा टेस्ट एचआईवी से संबंधित है। यहाँ पर ये दिया गया है कि डिटेक्ट कैंसर, तो यहाँ पर ये पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। एलिसा टेस्ट एम्प्लॉयड एज द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक टेस्ट फॉर द एन इंडिविजुअल टू डिटेक्ट कैंसर, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Almost 50% of human beings have RH blood while the remaining have RH। 50% 50-50 डाटा नहीं है, अगर आप देखो तो RH प्लस लगभग 80 to 85% के आसपास तक दिखते हैं, जबकि RH माइनस की जो संख्या है वो लगभग हमारी वही 15 to 20% दिखाई देती है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइदर 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनियन मिनिस्ट्रीज इज इंप्लीमेंटिंग द बायोडीजल मिशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय बायोडीजल मिशन को क्रियान्वित कर रहा है? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, रूरल डेवलपमेंट। तो मुख्यतः अगर हम यहाँ पर बात करें तो रूरल डेवलपमेंट का रूल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इथेनॉल अल्टरनेटिव सोर्स फॉर एनर्जी, इथेनॉल एज अ वायबल बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल के लिए अगर हम देखें पोटैटो, राइस, शुगर केन, व्हीट, तो मेनली अभी आज के टाइम पर हम देखें तो शुगर केन का इस पर ज्यादा यूज कर रहे हैं इथेनॉल बनाने के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, शुगर केन।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंटेक्स्ट ऑफ CO2 emission and global warming, what is the name of market driven device under the UNFCCC that allows developing countries to get funds incentive for the developed countries to adopt better technologies that reduce greenhouse gas emission। ठीक है, मुख्यतः CO2 उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में UNFCCC यहाँ पर होना चाहिए कि तहत, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, 1992 पे ये स्टार्ट हुई थी, के तहत बाजार संचालित उपकरण का नाम क्या है जो विकासशील देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बेहतर तकनीकों को अपनाने के लिए विकसित देशों से धन या प्रोत्साहन प्राप्त करने की बात की जा रही है। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन क्रेडिट रेटिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इमिशन रिडक्शन नॉर्म। तो मुख्यतः यहाँ पर बात करें तो CDM इसका है। ठीक है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यहाँ पर दिया जाएगा विकसित देशों द्वारा। ठीक है, स्वच्छ तंत्र विकास, तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। With reference to the treatment of cancerous tumors, a tool called CyberKnife has been making the news in this context. Which of the following statement is not correct? It is a robotic image-guided system. It delivers an extremely precise dose of radiation. It has the capability of achieving sub-millimeter accuracy. It can map the spread of tumor in the। ठीक है, तो इसमें से कौन से करेक्ट नहीं है? तो मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें, यह विकिरण की अत्यंत सटीक खुराक प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्यूरेसी की जो बात है वो रेडिएशन की जो बात कर रही है, प्रिसाइज डोज। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, इट डिलीवर्स एन एक्सट्रीमली प्रिसाइज डोज ऑफ रेडिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस की बात चल रही है, इंजीनियर टू मीट ह्यूमन न्यूट्रिशनल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या था? बेस्ट क्वालिफाइज गोल्डन राइस, द ग्रेन्स हैव बीन fortified with genes to provide 3 times higher grain yield per acre than other high yielding varieties. Its grains contain pro-vitamin A, which upon ingestion is converted to vitamin A in the human body. Its modified genes cause the synthesis of all the 9 essential amino acids. Its modified genes causes the fortification of its grain and vitamin D। तो मेनली ये विटामिन ए के लिए बनाया गया था, सीधा सीधा जो पूरे वर्ल्ड में विटामिन ए की जो कमी है उसको दूर करने के लिए हमने इससे ग्रेन को बनाया था, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रो विटामिन ए। ठीक है, इसमें ग्रेन्स में क्या कंटेन करते हैं? इंजेक्शन जो कि कन्वर्ट करते हैं विटामिन ए ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। ऑयल जेपर, ऑयल जेपर किससे संबंधित है? ऑयल जेपर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ऑयल जेपर की बात चल रही है, तो मेनली ये क्या करते हैं, जो हमारा पानी होता है, ठीक है, अगर किसी प्रकार से ऑयल स्पिल हो जाता है, ठीक है, फैल जाता है, तो उसको खत्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज एन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर द रेमेडिएशन ऑफ ऑयल स्लज एंड ऑयल स्पिल। ठीक है, मुख्यतः तेली कीचड़, जैसे समुद्र वगैरह में अगर कभी तेल गिर गया, ठीक है, जहाजों से जाते समय, तो उसे खाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑयल स्लज एंड ऑयल स्पिल्स के लिए टेक्नोलॉजी है, रेमेडिएशन के लिए टेक्नोलॉजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बीटी ब्रिंजल to make its pest resistant, to improve its taste, nutritive qualities, to make its drought resistant, to make its shelf life longer। इसकी सेल्फ लाइफ लॉन्गर को लंबा करना, इसे सूखा प्रतिरोध बनाना, इसका स्वाद और पोषक गुणों में सुधार करना, या किसे कीट प्रतिरोधी बनाना। आपने देखा है कि जो बैगन होता है उसमें कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, कई बार आपने कीड़े वाले देखे होंगे, तो मुख्यतः इसमें कीड़े लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में हमने उसे, जैसे बीटी कॉटन बताया था, बीटी कॉटन जो कि कीड़ों से कीट प्रतिरोधी था, वैसे ही बीटी ब्रिंजल बनाया गया। तो मुख्यतः ये पेस्ट रेजिस्टेंट, इसे कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए, ठीक है, बीटी ब्रिंजल जो हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या बनाई गई थी, हमारी ये 20 सीड्स बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स आर कंसीडर्ड टू सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। व्हाई? They use living organism as catalyst to generate electricity from certain substrates. They use a variety of inorganic materials as substrates. They can be stored in wastewater treatment plants to cleanse water and produces electricity। ठीक है, इनमें से कौन से करेक्ट है? वे कुछ सबस्ट्रेट से बिजली उत्पन्न करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में जीवित जीवों का उपयोग करते हैं। वे सबस्ट्रेट के रूप में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही। इन्हें पानी को साफ करने और बिजली पैदा करने के लिए अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में स्थापित किया जा सकता है। तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है, जहां पर हम क्या देखते हैं, माइक्रोबियल फ्यूल्स सेल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों करेक्ट है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू स्टेम सेल्स, ठीक है, फिर से स्टेम सेल्स को क्वेश्चन आ गया। स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मैमल्स ओनली। सिर्फ मैमल्स से निकाले जा सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल अदर जो हमारे हैं उनसे भी स्टेम सेल्स निकाले जाते हैं, क्योंकि बाकी जो जीव है, बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें भी इन प्रकार की सेल्स होती हैं जो उन्हें डेवलप कर रही होती है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स। स्टेम सेल का उपयोग नई दवाओं के जांच के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल, हमारा जो स्टेम सेल्स है उनका यूज किया जाएगा न्यू ड्रग्स बनाने में, नई दवाइयों को बनाने में। स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर मेडिकल थेरेपीज। स्टेम सेल का उपयोग चिकित्सा उपचारों के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर 2 और 3 जो हमारे स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। चिकित्सा उपचारों के लिए ही तो हमने इसकी खोज की है मुख्यतः। ठीक है, तो हमारे 2 स्टेटमेंट सही है, तो दूसरा और तीसरा सही है, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Pupal resistance to the introduction of BT brinjal in India। ठीक है, reasons of the pupal resistance। BT brinjal has been created by inserting a gene
फ्रॉम अ सॉइल फंगस इनटू इट्स जीनोम। बीटी बैंगन को मिट्टी के कवक से एक जीन को इसके जीनोम में डालकर बनाया गया। बिल्कुल ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। हमने बात की थी जीवाणु का उपयोग किया गया है यहाँ पर, ठीक। तो ये हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है। द सीड्स ऑफ बेटी ब्रिंजल आर टर्मिनेटर सीड्स and therefore the farmers have to buy the seeds before every season for the seed companies। बीटी बैंगन के बीज टर्मिनेटर बीज है और इसलिए किसानों को मेनली यहाँ पर जो बात करें लोगों का प्रतिरोध क्यों हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कारण नहीं बनेगा कि जो टर्मिनेटर बीज थे इसलिए ऐसी आशंका कि बीटी बैंगन के सेवन से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल ये कारण है। ये माना जाता है कि आगे चलकर इसके दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकते हैं, लॉन्ग टर्म जो है इंपैक्ट डाल सकता है, ये एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देयर इज सम कंसर्न दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी ब्रिंजल मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन दी बायोडाइवर्सिटी, और इसका जो यूज है उससे क्या होगा, ये बायोडाइवर्सिटी पर भी एडवर्स इफेक्ट डालेगा, एडवर्स इंपैक्ट डालेगा। तो थर्ड और फोर्थ जो है उसके आंसर हो जाएंगे। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Other than resistance to pest, what are the prospects of for which genetically engineered plants have been created to enable them to withstand drought, to increase the nutritive value of the produce, to enable them to grow and do photosynthesis in spaceship and space station, to increase their shelf life। उन्हें सूखे का सामना करने में सक्षम बनाना, उपज का पोषक मूल्य को बढ़ाना, उन्हें अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष स्टेशनों में बढ़ने और प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम बनाना, उन्हें सेल्फ जीवन को बढ़ाना। तो अगर हम बात करें अगर प्रतिरोध कीटों के प्रतिरोध के अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर वही उसे सूखे से सामना करना था, पोषक मूल्य को बढ़ाने के लिए बनाया गया था, जैसे हमारे क्या हो गए गोल्डन राइस वगैरह बनाए गए। उसके अलावा इनका सेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए भी किया गया था, पर इनका संबंध अंतरिक्ष यान या अंतरिक्ष स्टेशन में या प्रकाश संश्लेषण से संबंधित नहीं था। तो थर्ड नहीं होगा, बाकी सारी होंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 1 to 4 इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Mycorrhizal biotechnology has been used for rehabilitating degraded sites because mycorrhiza enables the plants to। mycorrhizal जो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग खराब हो चुके स्थानों को पुनर्वास में किया जाता है, क्योंकि mycorrhiza पौधों का क्या करता है, सूखे का प्रतिरोध करने और अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाने में सक्षम बनाता है। बिल्कुल, रेजिस्ट ड्रॉट एंड इंक्रीज द एब्जॉर्बेटिव। माइक्रोराइजा जो एनेबल करता है वो क्या करता है, रेजिस्ट ड्रॉट एंड इंक्रीज द एब्जॉर्बेटिव एरिया, टॉलरेट एक्सट्रीम्स ऑफ पीएच की चरम सीमा को सहन करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। जब एसिडिटी वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ सकती है तो एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो उससे टॉलरेट करने के हम क्या करता है, उसे कंट्रोल करता है, चरम सीमा को सहन करने की क्षमताएं देता है। रेजिस्ट द डिजीज इन्फेस्टेशन, रोग संक्रमण का विरोध करने में। तो तीनों ही हमारे स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अलाउज जीन्स टू ट्रांसफर्ड, ठीक है। पुनः संयोजक डीएनए जो है वो जीन को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है पौधों की विभिन्न प्रजातियों में, फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट, जानवरों से पौधों में, ठीक है। उसके अलावा सूक्ष्म जीवों से उच्च जीवों में। तो मेनली रिकॉम्बिनेंट जो टेक्नोलॉजी है उसमें से एक डीएनए को काट कर उसके किसी और दूसरी या प्रजाति में ले जाने को हम क्या बोल देते हैं, मुख्यतः रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही चीजें आ जाएंगी, तो तीनों ही यहाँ पर स्टेटमेंट जो है हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेक्निक्स एंड फिनोमेना दिए हैं। बडिंग एंड ग्राफ्टिंग इन फ्रूट प्लांट्स, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जीन साइलेंसिंग। क्रिएट नॉर्मली ट्रांसजेनिक क्रॉस क्रिएट करने के लिए मेनली से कौन सी तकनीक या फिनोमेना का यूज किया जाएगा, तो हमारी जीन साइलेंसिंग बिल्कुल यूज होती है, जहां पर हम क्रॉस में कुछ चीजों को, कुछ उनके जो जीन्स है वो साइलेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनमें एडवर्स इंपैक्ट नहीं दिखाई देते हैं। उसके अलावा साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, यहाँ पर जो साइटोप्लाज्मिक नर बांझपन कर देते हैं, जो उसका बीज है उससे बढ़ने नहीं देते हैं, उस प्रकार के उसमें गुणों को दिखाई नहीं देने देते, कैरेक्टर्स को दिखाई देने नहीं देते। बडिंग और ग्राफ्टिंग में जो फ्रूट प्लांट्स है उसका ट्रांसजेनिक क्रॉप से लेना देना नहीं है, ये नेचुरल थिंग है, जहां पर एक नए पौधे से दूसरा पौधा बडिंग और ग्राफ्टिंग के थ्रू आता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर हम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं, क्योंकि इसमें जीन में चेंजेस नहीं लाए जा रहे हैं, तो फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड और थर्ड इसके आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नैनो पार्टिकल्स की बात हो रही है यहाँ पर। नैनो पार्टिकल्स, देयर आर सम कंसर्न रिगार्डिंग द नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स दैट आर यूज्ड बाय इंडस्ट्री इन द मैन्युफैक्चर फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स। व्हाई? They can accumulate in the environment and contaminate water and soil. They can enter the food chains. They can trigger the production of free radicals. ठीक है। नॉर्मली यहाँ पर जो नैनो तकनीक है उसके माध्यम से वो पर्यावरण में जमा हो सकते हैं और पानी और मिट्टी को दूषित कर सकते हैं। वे खास श्रृंखलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। वे मुक्त कणों को उत्पादन के लिए ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी आज के टाइम पर ऐसी चीज है जो नैनो पार्टिकल्स है, अभी ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेजी से क्या हो रहे हैं, अभी इनका उत्पादन या इन पर अनुसंधान बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है। नैनो पार्टिकल्स एक ऐसी चीज होगी आगे चलकर, ये नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज होगी, अगर ये आ जाती है, जैसे छोटे छोटे नैनो रोबोट आ जा सकते हैं, चिकित्सा क्षेत्र पर, कृषि क्षेत्र पर इनका बहुत ज्यादा उपयोग बढ़ जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि अगर नैनो टेक्नोलॉजी अपने विकसित रूप में आ गई, डेवलपमेंट फेज पर आ गई, तो ये समझ लीजिए कि जीवन में, मानव जीवन में जितने दुख हैं, जितने भी दुख हैं, वो सारे के सारे दुख समाप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी।
लेकिन फिर भी इन नैनो पार्टिकल्स की वजह से कुछ समस्याएं, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर या फिर हमारे ठीक है पर्यावरण में, एनवायरमेंट में समस्याएं आ सकती हैं। तो समस्याओं की अगर हम बात करते हैं तो हमारे तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हो जाएंगे। ये क्या करेगा, एनवायरमेंट और हमारे जो वाटर है, सॉइल है, उनको क्या कंटामिनेट कर सकता है। दे कैन एंटर, ये फूड चेन में एंटर कर सकता है। बहुत छोटे पार्टिकल हमें दिखाई भी नहीं देंगे, पता भी नहीं चलेंगे। दे कैन, जैसे नैनो रोबोट है, नैनो साइज कितना होता है, 1 मीटर का लगभग अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो 1/10⁹, मतलब बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है। और ये जो है वो फूड चेन्स में एंटर कर जाएगा। दे कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, मेनली क्या करेंगे, फ्री रेडिकल्स या मुक्त कणों के उत्पादन को ट्रिगर कर सकते हैं। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रकार से इसके हमें इंपैक्ट दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। With reference to the use of nanotechnology in a health sector, which of the following statements are correct? Targeted drug delivery is made possibly by technology, nanotechnology। अभी हमने बोला था कि नॉर्मली ऐसे क्या बनाई जाएंगी, दवाइयां बनाई जाएंगी जो वहीं पर टारगेट करेंगी जहां पर इनकी जरूरत है। जैसे आपने कोविशील्ड ली, अभी आपने सुनने में आया होगा कि कोविशील्ड तो आप ठीक है वैक्सीन आपने ले ली, लेकिन अब उसके साइड इफेक्ट भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उसने कोरोना वायरस को समाप्त नहीं किया है, आपके कोरोना को एंटर करने से नहीं रोका है, आपके बाकी बॉडी पर भी इंपैक्ट डाला है। ठीक है, तो ऐसे में वही ब्रेन से संबंधित बीमारी होने के चांसेस बढ़ गए हैं, हार्ट अटैक से संबंधित ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, ऐसी हमारे क्या बनाए जाएंगे, ड्रग्स बनाए जाएंगे जो टारगेटेड है, जो इसके लिए वो बनाया गया है वो वहीं पर काम करेगा। तो बिल्कुल हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू द जीन थेरेपी, मुख्यतः नैनो प्रौद्योगिकी जीन थेरेपी में बड़े पैमानों पर योगदान दे सकती है। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जीन थेरेपी में हमने डीएनए बना देंगे, जीन्स बना देंगे और उन्हें ठीक है हमारे बॉडी में एंटर करा देंगे, तो इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज है। चलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Genetically engineered appraisal committee is constituted under the Food Safety and Standard Act 2006, Geographical Indication of Goods 1999, Environment Act 1986, Wildlife Act 1972। मेनली ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Hydrogen rich fuel and oxygen are used to generate electricity. Consider the following statement. If pure hydrogen is used as a fuel, the fuel cell emits heat and water as byproducts। यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है तो बिल्कुल ये जो ईंधन है वो सेल उत्पादों के रूप में गर्मी और पानी उत्सर्जित करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फ्यूल सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स एंड नॉट फॉर द स्मॉल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप कंप्यूटर। ये जो हमारे फ्यूल सेल्स है इनका यूज हम स्मॉल डिवाइसेस में भी कर सकते हैं। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव करंट, एसी करंट नहीं। जो हमारे फ्यूल सेल्स है वो आपके डीसी करंट में प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट बस करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स द ट्रांसक्रिप्टोम, कभी समाचारों में देखा जाने वाला ट्रांसक्रिप्टोम का संदर्भित करता है। अ रेंज ऑफ एंजाइम्स यूज्ड इन जीनोम एडिटिंग, अ फुल रेंज ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल्स expressed by an organism, the description of the mechanism of gene expression, the mechanism of genetic mutation taking place in सेल्स। जीनोम संपादन में उपयोग किए जाने वाले एंजाइम की एक श्रृंखला, किसी जीव द्वारा व्यक्त एमआरएनए अणुओं का पूरी श्रृंखला, जीन अभिव्यक्ति को, तंत्र का वर्णन या कोशिकाओं में होने वाले अनुवांशिक उत्परिवर्तन का एक तंत्र। तो मुख्यतः ट्रांसक्रिप्टोम का संबंध किससे है, एमआरएनए जो अणु है उनकी पूरी श्रृंखला को यह दर्शाता है। ठीक है, तो मुख्यतः इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर एससीएनटी टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन ऑफ बायोलेवर्साइड, ठीक है सॉरी बायो लार्विका साइट्स, ठीक है, लार्विकाइट्स का उत्पादन, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्री ऑफ डिजीज, रोगों से मुक्त जीवों का उत्पादन, जानवरों की प्रजनन क्लोनिंग, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का निर्माण और बायो लार्विकाइड्स का उत्पादन यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं मुख्यतः जो हमारी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर है वो किससे रिलेटेड है, वो आपके रिप्रोडक्शन क्लोनिंग एनिमल्स है। अगर हमें क्या बनाना है, नया क्लोन बनाना है, तो मुख्यतः त्वचा की एक कोशिका से क्या निकाला जाएगा, उसके न्यूक्लियर को ट्रांसफर किया जाएगा और उसके बाद आईवीएफ के द्वारा उसकी क्लोनिंग की जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जानवरों के प्रजनन की क्लोनिंग है। ठीक है, with reference to genetically modified GM mustard developed in India, consider the following statement. GM mustard has the genes of soil bacterium that give the plant that property of pest resistant to a widely variety of pests। ठीक है, मुख्यतः हम जीएम सरसों की बात करें तो जीएम सरसों एक्चुअली पे इसलिए बनाया गया था कि अगर हम देखते हैं तो अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों क्या है, एक प्रकार से हम देखते हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा ही क्या प्रोड्यूस होता है, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। तो हमने उसमें क्रॉस पॉलिनेशन लाने के लिए उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए थे। ठीक है, तो ये आपके पेस्ट रेजिस्टेंस से संबंधित नहीं है। सेकंड दिया हुआ जीएम मस्टर्ड हैज द जीन्स दैट अलाउ द प्लांट क्रॉस पॉलिनेट एंड हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल ये हमारा स्टेटमेंट सही है, जीएम सरसों इसी के लिए बनाया गया था। जीएम मस्टर्ड हैज बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय द
IARI एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मुख्यतः जो IRAI और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बनाया जा रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर इनका रोल नहीं है, मुख्यतः यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। According to the Indian Patents Act, the biological process to create a seed can be patented in India. भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार बीज बनाने की जैविक प्रक्रिया जो है भारत में पेटेंट कराया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड नहीं है। प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू द पेटेंटेड इन इंडिया, भारत में पौधों की किस्मों के पेटेंट के पात्र नहीं है, ठीक है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। पूछा क्या गया है सही कौन से है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ साइंस, ठीक है, रेफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ साइंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम द सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, विभिन्न प्रजातियों के कोशिकाओं से लिए गए डीएनए को खंडों को जोड़कर कार्यात्मक गुणसूत्र बनाए जा सकते हैं। तो कार्यात्मक गुणसूत्र बनाने के लिए अभी हम इस स्थिति पर नहीं पहुंचे। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। प्रयोगशाला में कृत्रिम कार्यात्मक डीएनए के टुकड़े बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल। लेबोरेटरीज में अलग अलग डीएनए के फंक्शनल डीएनए बनाए जा सकते हैं अलग से। A piece of DNA taken out from animal cell can be made to replicate outside a living cell in laboratory, बिल्कुल सही है। Cells taken out from plants and animals can be made to undergo cell division in a laboratory petri dishes, ठीक है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट बी, सी और डी सही है। ए स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब है किसी में इंटरफेयर करना। इट इज यूज्ड इन developing gene silencing therapies, it can be used in developing therapies for the treatment of cancer, it can be used to develop hormone replacement therapies, it can be used to produce crop plants that are resistant to virtual pathogens। मुख्यतः इसका जो उपयोग है जीन साइलेंसिंग में किया जाता है। ये क्या करता है, ठीक है, एमआरएनए को रोकता है आगे जीन या किसी प्रकार के प्रोटीन बनाने में, तो बिल्कुल जीन साइलेंसिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ये इंटरफेयर करता है, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं इसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए थेरेपी में विकसित करने में भी किया जाता है, ठीक है। कैंसर से जो कोशिकाओं में जो एमआरएनए है वो नए प्रोटीन्स बनाते हैं जिससे कैंसर बनता है, तो उनको कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल हमारा फर्स्ट और सेकंड सही है। इसका उपयोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में किया जाता है, बिल्कुल। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है अभी फिलहाल, इस प्रकार से हमने इसे नहीं देखा है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स, वर्चुअल रोगजनों के प्रति प्रतिरोधी फसल पौधों का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। हमारा 1, 2, 4 इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2 एंड 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्बन नैनोट्यूब्स, दे कैन बी यूज्ड एज द कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एजेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक। They can be made into artificial blood capillaries and injured part of human body. They can be used to biochemical sensors. कार्बन नैनोट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल, बिल्कुल। कार्बन जो नैनोट्यूब्स है बहुत नैनो आकार की कार्बन नैनोट्यूब्स बनाई गई उनको जोड़कर, ठीक है। आज के टाइम पर हम मेडिकल साइंस में इसका बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल कार्बन नैनोट्यूब जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। उसके अलावा इसका उपयोग जैव रासायनिक सेंसर में किया जाता है। इन्हें मानव शरीर के घायल हिस्से के रूप में कृत्रिम रक्त कोशिकाओं से बनाया जा सकता है। इनका उपयोग मानव शरीर में दवाओं और कोशिकाओं के वाहक के रूप में किया जा सकता है। बिल्कुल चारों स्टेटमेंट हमारे सही है, तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एसोसिएशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज फास्ट बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ एक्टिविटी इन इंडिया। सूचना प्रौद्योगिकी तेजी से भारत में गतिविधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बन रही है, बिल्कुल ये सही है। सॉफ्टवेयर देश के प्रमुख निर्यातों में से एक है और भारत का हार्डवेयर में बहुत मजबूत आधार है। सॉफ्टवेयर के मामले में तो एक्सपर्ट है कंट्री, ठीक है, लेकिन हार्डवेयर के मामले में अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है तो वो उतना ज्यादा मजबूत नहीं है। तो हार्डवेयर में हम आगे नहीं है जबकि सॉफ्टवेयर में आगे है, तो रीजन हमारा इनकरेक्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए तो करेक्ट है बट आर जो है वो फॉल्स है, इनकरेक्ट है। The memory of computer is commonly expressed in terms of kilobytes और megabytes. A byte is made up of, जो एक बाइट है वो 8 बिट्स से बनी होती है, उसे 8 बाइनरी डिजिट्स के रूप में दिखाया जाता है। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 2 बाइनरी डिजिट 2 डेसिमल, ठीक है। तो वो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 बाइनरी डिजिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्मार्ट कार्ड इज अ प्लास्टिक कार्ड विद एन एम्बेडेड माइक्रोचिप। स्मार्ट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड है जिसमें एक एम्बेडेड माइक्रोचिप होती है। Digital technology is primarily used with a new physical communication medium such as a satellite and fiber optics transmission. A digital library is a collection of documents in an organized electron form available on the internet only. डिजिटल तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से नए भौतिक संचार माध्यम से जैसे उपग्रह और फाइबर ऑप्टिक्स ट्रांसमिशन के साथ किया जा सकता है, ठीक है। तो माइक्रोचिप होती है स्मार्ट कार्ड में, बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं कौन सा डिजिटल जो तकनीक है उसका उपयोग मुख्य रूप से नए भौतिक संचार माध्यम जैसे उपग्रह फाइबर ऑप्टिक्स ट्रांसमिशन के साथ किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। एक डिजिटल लाइब्रेरी केवल इंटरनेट पर उपलब्ध एक संगठित इलेक्ट्रॉनिक रूप से दस्तावेजों का एक संग्रह है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है, इससे ऑफलाइन भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट होगा, 2 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है।
एडम ऑसबॉर्न इंट्रोड्यूस द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, जो पहला पोर्टेबल कंप्यूटर है वो उसे एडम ऑसबॉर्न ने इंट्रोड्यूस किया था, बिल्कुल सही है। इयान विल्मेट क्रिएट द फर्स्ट क्लोन शिप, जो पहली क्लोन भेड़ बनाई गई थी जिसका नाम डॉली रखा गया था, वो किसने किया था? इयान विल्मेट और इनके साथियों ने किया था। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाई मैक्स, वाई मैक्स किससे रिलेटेड है? तो वाईफाई के रिलेटेड है। 50 किलोमीटर तक की रेंज में वाईफाई फैलाने के लिए, तो मुख्यतः ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर डिवाइस, ब्लूटूथ डिवाइस, कॉर्डलेस फोन, माइक्रोवेव ओवन, वाईफाई डिवाइस, ठीक है, इसमें से कौन से ऐसे हैं जो 2.4 से 2.5 गीगाहर्ट्ज में रेंज में रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड में चल सकते हैं? ये चारों ही जो है वो क्या है, ठीक है, 2.4 से 2.5 गीगाहर्ट्ज की रेंज में रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड में चल सकते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लसिक, लेजर असिस्टेंट इन सिटू कैरोटोमेलिसिस माइलेसिस प्रक्रिया लोकप्रिय हो रही है, ठीक है। लसिक प्रक्रिया का उपयोग आंख की अपवर्तक त्रुटियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कॉर्निया के आकार को स्थायी रूप से बदल देती है। यह किसी व्यक्ति की चश्मे या कॉन्टेक्ट लेंस पर निर्भरता को कम करती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति पर की जा सकती है। तो बिल्कुल ये जो हमारा, अगर हम यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा उनमें कुछ ना कुछ थोड़ी कुछ गलत बातें लिखी है। अगर हम लास्ट में देखते हैं तो हमारी ऐसी प्रक्रिया जो किसी उम्र के व्यक्ति के लिए की जा सकती है। मुख्यतः लसिक प्रक्रिया को आंख के अपवर्तक त्रुटियों को ठीक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो हमारे जो स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, यहाँ पर कौन से इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो उपयोग है किसमें किया जाता है? आंख के, देखो नाम से ही पता चल रहा है, लेजर असिस्टेड इन सिटू कैराटोमाइलिसिस, जिसका संबंध किससे? आई से संबंधित है, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका जो प्रोसीजर है वो परमानेंटली चेंज कर सकता है कॉर्निया के शेप को। बिल्कुल ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आने के बाद क्या होगा, आप ये समझो कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज के टाइम पर, आंखों की समस्या आ रही है, चश्मे लग रहे हैं, उनसे बहुत ज्यादा सुधार होगा। इट रिड्यूसेस द पर्सन डिपेंडेंस ऑन ग्लासेस एंड कॉन्टेक्ट लेंस। तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो वही कि व्यक्ति को चश्मे और कॉन्टेक्ट लेंस का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये जो प्रोसीजर है वो हर एक एज के लिए नहीं कही गई है, ठीक है, एक लिमिटेड एज में रखा गया है, ठीक है। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो डी इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which among the following does not belongs to the GSM family of wireless technology? Edge, LTE, DSL, digital subscriber link, both Edge and LTE, ठीक है। Edge और LTE जो नॉर्मली हमारे 4G और 3G में आते हैं, जिसमें GSM का यूज किया जा रहा है, जबकि जो हमारा DSL है वो सिम से संबंधित नहीं है, वायरलेस टेक्नोलॉजी से संबंधित नहीं है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन से संबंधित है, जहां पर DSL का लाइन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो वायर्ड होता है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, जो कि इससे रिलेटेड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लूटूथ और वाईफाई डिवाइस के बारे में कौन सा डिफरेंस दिया हुआ है? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। ब्लूटूथ यूजेस 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। वेयर एज वाईफाई कैन यूज 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज। 5 गीगाहर्ट्ज की अगर वो यूज करता है तो उसकी रेंज कम हो जाती है, जबकि 2.4 गीगाहर्ट्ज की यूज करता है तो रेंज ज्यादा हो जाती है लेकिन स्पीड कम हो जाती है। तो बिल्कुल हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। Bluetooth is used for wireless local area network और whereas Wi-Fi is used for wireless wide area network, ठीक है। Wi-Fi का यूज भी WLAN की तरह यूज कर सकते हैं। Bluetooth तो WLAN में यूज होता है, लेकिन साथ में Wi-Fi भी इसका यूज कर सकते हैं, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर Wi-Fi भी Bluetooth की तरह काम कर सकता है, ठीक है, मतलब WLAN में वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। When information is transmitted between the two devices using Bluetooth technology, the devices have to be in the line of sight of each other, but when Wi-Fi technology is used, to the device need not be in the line of sight of each other। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सामने होना चाहिए, तो यहाँ पर ये जो हमारा स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है। फिर यहाँ पर ए बी जो है वो उनको सीधा सीधा मान रहा है, तो हमारा जो बी है, सी हमने पहले इनकरेक्ट देख लिया, डी की बात ही नहीं आएगी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एलईडी लैम्प, टू प्रोड्यूस लाइट अ सीएफएल यूजेस मरकरी वेपर फास्फोरस व्हाइल एन एलईडी लैम्प्स यूजेस सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। जो प्रकाश उत्पन्न करने वाले सीएफएल है वो क्या करते हैं? मुख्यतः पारावास और फास्फोरस का उपयोग करते हैं, जबकि एलईडी लैम्प में अर्धचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल स्टेटमेंट हमारा सही है। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ सीएफएल इज मच लॉन्गर देन दैट ऑफ एलईडी लैम्प। यहाँ पर सीएफएल की जो औसत जीवन काल है वो एलईडी लैंप्स की तुलना में बहुत लंबा होगा। एलईडी की ज्यादा होती है, जबकि सीएफएल की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा कम होती है। बहुत ज्यादा अंतर है, अगर हम देखें तो एलईडी में सालों साल चल सकता है, जबकि सीएफएल की लाइफ बहुत ज्यादा कम होती है। सीएफएल इज, ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सीएफएल इज लेस एनर्जी एफिशिएंट एज कंपेयर टू एलईडी। जो सीएफएल है वो हमें क्या है, उसकी जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा कम होती है एलईडी से। बिल्कुल हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड इसके करेक्ट हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लू रे डिस्क, ठीक है, पॉपुलर हुई है ट्रेडिशनल डीवीडी के बेसिस में, तो अपन देखते हैं। डीवीडी सपोर्ट स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो व्हाइल बीडी सपोर्ट हाई डेफिनेशन वीडियो। बिल्कुल जो डीवीडी है उसमें आप क्या कर सकते हो, बहुत ज्यादा जो हाई डेफिनेशन वीडियो उनको यूज नहीं कर सकते, इसीलिए ब्लू रे डिस्क लाई गई थी। हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा, कंपेयर टू द डीवीडी द
BD फॉर्मेट है सेवरल टाइम्स मोर स्टोरेज, बिल्कुल ये जो इसकी क्षमता है 50 जीबी तक का आपका क्षमता हो सकती है, जबकि डीवीडीज वगैरह में आप 4.7 जीबी या फिर ज्यादा ज्यादा 10 जीबी तक ही अभी तक पहुंचा गया है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। थिकनेस ऑफ BD इज 2.4 mm व्हाइल दैट ऑफ DVD इज 1.2 mm, तो बिल्कुल थिकनेस से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो आंसर हो जाएंगे 1 एंड 2 हो जाएंगे, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Virtual private network. It is a private computer network of an organization where the remote users can transmit encrypted information through the server of the organization. It is computer network across the public internet that provides user access to their organization network while they are maintaining the security of the information transmitted. बिल्कुल जो हमारा यहाँ पर अगर अपना देखते हैं एक प्रकार का ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो पब्लिक इंटरनेट पर मिलता है, जो प्रोवाइड कराता है यूजर को किससे जुड़ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क से जुड़ना। ठीक है, ये ध्यान में रखा कि मेंटेनिंग सिक्योरिटी को मेंटेनिंग, तो आप कई बार जब वर्चुअल VPN वगैरह यूज करते हो, आपने PUBG वगैरह में इसका यूज किया होगा, जब PUBG वगैरह बंद हो गए थे तो बाद में जो इंडियन IBM आया था, ठीक है, जो PUBG आया था किसका, इंडिया का, उसमें VPN का यूज किया जा रहा था, तो हमारा बी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा दिया हुआ, इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क इन विच यूजर्स कैन एक्सेस शेयर्ड पूल ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज थ्रू सर्वर प्रोवाइडर्स, इसका जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ग्राफीन। ठीक है, ग्राफीन इट इज अ 2 डायमेंशनल मटेरियल एंड हैज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बिल्कुल ये 2D डायग्राम है, कार्बन के जो है, कार्बन 2D में जब इस प्रकार से जुड़ा होता है बहुत ज्यादा पास, ठीक है, तो एक प्रकार का कार्बन का क्या है, एलोट्रॉप है, अप्रूव है। इट इज वन ऑफ द थिनेस्ट बट स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल टेस्टेड सो फार, बिल्कुल ये बहुत ज्यादा, अगर हम देखें तो इसकी एक पतली जो परत है वो स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत होती है। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड एज कंडक्टिंग इलेक्ट्रो रिक्वायर्ड फॉर द टच स्क्रीन LCD एंड ऑर्गेनिक LEDs। ठीक है, तो बिल्कुल अगर हम बात करें इसका उपयोग जो है टच स्क्रीन LCD, आप जो आज के टाइम पर गोरिल्ला ग्लास वगैरह यूज करते हो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज एंटायरली मेड फॉर सिलिकॉन एंड हैज हाई, ठीक है, इसका सिलिकॉन से ये नहीं बना होता, हमने देखा था कि किससे बना हुआ है, कार्बन के ही क्या होते हैं, कार्बन एक साथ जुड़ा होता है बॉन्डिंग में 2D डायग्राम में, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी हमारे जो 3 है, आज के टाइम पर आप गोरिल्ला ग्लास वगैरह यूज करते हो उसमें ग्राफीन का यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो 1 2 4 इसके आंसर हो जाएंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 2 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनिंग की बात चल रही है, आइरिस स्कैन, उसके अलावा क्या देखते हैं, फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन द बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, आइरिस स्कैनिंग, रेटिनल स्कैनिंग, वॉइस रिकॉग्निशन। बिल्कुल जो बायोमेट्रिक स्कैनिंग है, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग है, उसके अलावा हम बायोमेट्रिक में आइरिस स्कैनिंग भी कर सकते हैं, रेटिनल स्कैनिंग का भी यूज कर सकते हैं, और रेटिना जो हमारी होती है इसको भी स्कैन कर सकते हैं, और वॉइस रिकॉग्निशन, तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इट इज अ कॉन्टेक्टलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स। बिल्कुल आज के टाइम पर आपके जो डेबिट कार्ड आते हैं तो बिना बिल्कुल जो कॉन्टेक्ट है आपको बिल्कुल स्वाइप किए बिना आप वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो इसमें NFC में। फिर इसमें क्या दिया हुआ है, बाय डिवाइस विच कैन बी डिस्टेंस ऑफ इवन अ मीटर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, मीटर के नहीं होता है, लगभग 4 सेंटीमीटर के आसपास का वायरलेस कम्युनिकेशन इसमें किया जा सकता है, जो कि बहुत ज्यादा एनक्रिप्टेड होता है। तो NFC कैन यूज एनक्रिप्शन व्हेन सेंडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल एनक्रिप्टेड होता है। ठीक है, इसका कोई और यूज नहीं कर सकता, 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट होता है, जबकि जो इसका डिस्टेंस की बात की जाती है वो मीटर नहीं होती, 4 सेंटीमीटर तक ही हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, आइस क्यूब, context of modern scientific research, consider the following statement about IceCube, a particle detector located at the South Pole which has recently in the news. It is the world largest neutrino detector encompassing a cubic kilometer of ice. It is a powerful telescope to search for dark matter. It is buried deep in the ice. तो मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें, बर्फ में दबा, गहराई में दबा हुआ है एक डार्क मैटर की खोज करने वाला एक प्रकार का शक्तिशाली दूरबीन है। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है, इसका जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Greece Lightning 10 recently in the news, electric plant tested by NASA, solar powered 2-seater aircraft designed by Japan, space observatory launched by China, reusable rocket designed by ISRO, NASA द्वारा परीक्षण किया गया इलेक्ट्रिक विमान। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो हमारा जो पहला जो इलेक्ट्रिक प्लान है वो प्रकार का नासा का टेस्ट किया गया है, तो ये GSLV, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिजीलॉकर, इट इज अ डिजिटल लॉकर सिस्टम ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। बिल्कुल जी, इंडिया द्वारा क्या किया गया है, डिजिटल लॉकर बनाया गया है। ठीक है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इट अलाउज यू टू एक्सेस योर ई डॉक्यूमेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फिजिकल लोकेशन। तो फिजिकल लोकेशन या फिजिकल दस्तावेजों के बिना ई दस्तावेजों का उपयोग किया जा सकता है। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लाइफाई, लाइट फिडेलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इट यूजेस लाइट एज द मीडियम फॉर हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन। बिल्कुल लाइट का यूज किया जाता है लाइफाई में, जैसे आप वाईफाई देखते हो वायरलेस, जहां पर हम रेडियो सिग्नल्स का यूज करते हैं, यहाँ पर लाइट का यूज किया जाएगा। इट इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड
इज अ सेवरल टाइम फास्टर देन वाईफाई। बिल्कुल ये वाईफाई से और ज्यादा फास्टर होगा लाइट की मदद से, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ELISA, ठीक है, एलिसा नॉर्मली इवॉल्व लेजर, यहाँ पर एलिसा नहीं है, ये दूसरा एलिसा है, ठीक है। इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना प्रोजेक्ट, ठीक है, किससे संबंधित है? टू डिटेक्ट न्यूट्रोनॉस, टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल waves, to detect the effectiveness of missile defense system, to study the effect of solar flares on our communication system। तो मेनली ये मुख्यतः किससे संबंधित है? ग्रेविटेशनल वेव्स को संबंधित है। तो इसका जो आंसर है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑर्निक एलईडी ओएलईडी की बात चल रही है। OLED displays can be fabricated on flexible plastic substrates. Roll-up displays embedded in clothing can be made using OLEDs. Transparent displays are possible using OLEDs। ठीक है, OLED जो डिस्प्ले को लचीले प्लास्टिक सबस्ट्रेट पर बनाया जा सकता है। बिल्कुल OLED का उपयोग करके कपड़ों में एम्बेडेड रोल-अप डिस्प्ले बनाया जा सकता है, इसे रोल भी किया जा सकता है। OLED का उपयोग करके पारदर्शी डिस्प्ले संभव हो पाया है, ठीक है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। समाचार बनाना संदर्भ कभी कभी देखे जाने वाले शब्दों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, ठीक है। बेले सेकंड एक्सपेरिमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, क्रिस्पर कैस9 पार्टिकल फिजिक्स से संबंधित है। इसमें से कौन से जो है वो क्या है करेक्टली मैच है? तो हम यहाँ पर बात करें क्रिस्पर कैस9 जो है वो बायोटेक्नोलॉजी से है। बेले सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है, एक प्रकार सा अलग ये यहाँ पर इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी में इसका ज्यादा यूज होता है। तो सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द अलार्म ऑफ योर स्मार्टफोन रिंग्स इन द मॉर्निंग, you wake up and tap it to stop the alarm, which causes your geyser to be switched on automatically. The smart mini or in your bathroom shows the day's weather or also indicates the level of water in your overhead tank after you take some groceries from your refrigerator for making breakfast. It recognizes the shortage of stock in it and places an order for the supply of fresh groceries items. When step out of your house and lock the door, all lights, fans, geysers and AC machines get switched off automatically. On your way to office, your car warns about traffic congestion ahead, a suggestion and alternative route, and if you are late for a meeting, it sends a message to our office accordingly. In the context of emerging communication technology, which one of the following term best applies to the above scenario? मेनली यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब आप सुबह जागते हो, आप अलार्म बंद करने के लिए बोलते हो, बंद हो जाता है, गीजर ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, ठीक है। अगर आप कोई सामान लेते हो और अगर वो सामान खत्म होने वाला है तो ऐसे में खुद ब खुद ऑर्डर लग जाता है। मुख्यतः एक प्रकार का ये जो थिंग्स है हमारी, उसका इंटरनेट इसे बोला जाता है और इसे बोला जाता है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा। IoT की बात चल रही है यहाँ पर, जहां पर हम थिंग्स को, चीजों को इंटरनेट से जोड़ देते हैं, जो ऑटोमेटिक सेंसर के माध्यम से कार्य करता है, ठीक है। जो इसका आंसर इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। GPS technology can be used my mobile phone operations, banking operation, controlling the power grids, तीनों में GPS का यूज किया जा सकता है। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में समाचारों में कभी-कभी उल्लेखित शब्द वानाक्राई पेटिया इंटरनल ब्लू किससे संबंधित है? जो वानाक्राई पेटिया है ये क्या है? एक प्रकार के साइबर अटैक्स हैं, ठीक है। तो मेनली इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। एक प्रकार के रैंसमवेयर वगैरह है, फिरौती के लिए क्या किया जाता है? किसी प्रकार के कंप्यूटर को लॉक कर दिया जाता है वायरस को भेजकर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है साइबर अटैक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3D प्रिंटिंग क्या की जा सकती है? प्रिपरेशन ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग आइटम्स, मैन्युफैक्चर ऑफ बायोनिक ईयर्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, कॉन्फ्रेंसिंग आइटम तैयार करना, बायोनिक कान का निर्माण भी किया जा सकता है इससे, ऑटोमोटिव उद्योग में इसका यूज किया जा सकता है। एक हमने सामान रख दिया, खुद ब खुद कार वगैरह बनाई जा सकती है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज और डेटा प्रोसेसिंग तकनीक में इसको यूज किया था। अगर हम देखें तो यहाँ पे पांचों ही हमारे आंसर सही हो जाएंगे जो 3D प्रिंटिंग से संबंधित है, अनुप्रयोग है उसके। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसी के साथ हमारे जो 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं और हमने 76 डे के साथ 76 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आपका साथ इसी प्रकार से बना हुआ है, आगे भी बने रहे, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। आप इसी प्रकार से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।